हरियाणा में फरीदाबाद की एक दुकान में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों से व्यापारी भिड़ गया। आरोप है कि दुकान में जबरन घुसे बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की कोशिश की और व्यापारी को डराने के लिए एक बदमाश गर्दन पकड़कर खींचने लगा, लेकिन साहस बटोरते हुए व्यापारी ने पहले पैसे वाला ड्रॉअर बंद किया। उसके बाद दोनों बदमाशों को अकेले ही दबोच लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि दो बदमाश दुकान में जबरन घुसे और वहां मौजूद व्यापारी और एक कर्मचारी को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन व्यापारी की बहादुरी और सूझबूझ से दोनों बदमाश भागने पर मजबूर हो गए। कुछ भी नहीं हुआ, वो मतलब कुछ कर नहीं पाए। वो उन्होंने कोशिश खूब करी उन्होंने। उस व्यापारी ने बताया कि बदमाशों के पास पिस्तौल और चाकू था, लेकिन जब उन्होंने जान की परवाह किए बगैर बदमाशों को पकड़ा तो दोनों डरकर भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सौभाग्य की बात है कि बदमाश लूटपाट की नीयत से दुकान में घुसे जरूर थे, लेकिन व्यापारी की बहादुरी और सूझबूझ उन पर भारी पड़ गई और दोनों बदमाशों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। राजस्थान में सरकार और विपक्ष दोनों को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा, क्योंकि 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भी अपने विधायकों को जयपुर के एक होटल में ठहरा दिया। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए ऐसा ही कदम उठाया था, जिसके बाद बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी और राज्यसभा चुनाव से पहले उसने अपने विधायकों के रहने का इंतजाम जयपुर के एक होटल में किया। ये विधायक पार्टी दफ्तर के बाहर खड़ी बसों में बैठकर होटल पहुंचे। अंदर जाने से पहले उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर एक साथ होने का संकेत दिया। इन विधायकों के साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलपी के 3 विधायक भी मौजूद थे। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने 2-2 उम्मीदवार खड़े किए हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए एक-एक वोट कीमती है। यही वजह रही कि क्रॉस वोटिंग की हर गुंजाइश को खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपने विधायकों को एक जगह ठहराने का फैसला किया। एक-एक करके विधायकों को बैठाया जा रहा बसों के अंदर। चलने की तैयारी हो रही है इस वक्त और जाहिर तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी को भी डर है कि कांग्रेस सेंधमारी न कर ले। विधायकों के होटल रवाना होने से पहले जयपुर के बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसके बाद बीजेपी ने नए विधायकों को मतदान की ट्रेनिंग देने की बात कहकर ये जाहिर कर दिया कि पार्टी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। ये चिंतन शिविर के रूप में इसको प्रणीत करेंगे और मतदान कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे। जो नए विधायक है उनको भी एक तरीके से प्रशिक्षण निश्चित रूप से आवश्यक है उनके लिए। राजस्थान में इस बार बीजेपी के 26 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। सौभाग्य की बात है कि राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी उठापटक तेज हो गई, क्योंकि वहां 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार खड़े हैं और विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश की अटकलें लग रही। यही वजह रही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें एक होटल में दोनों ने ठहरा दिया। भारतीय सेना की जासूसी मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। आरोप है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय सेना की खुफिया जानकारी निकालने के लिए जो फोन किए जाते थे, उनका रूट चीन की 3 कंपनियां मुहैया कराती थी। मतलब ये कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल से सेना की जासूसी के लिए किए जाने वाले फोन कॉल पहले चीन की कंपनियों में आते थे और वहां से उन कॉल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख भेज दिया जाता था। इससे पहले जासूसी के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 30 मई को एक आदमी को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में यह बात सामने आई कि अक्टूबर 2019 से भारतीय सेना के ठिकानों की जासूसी की जा रही और पिछले 7.5 महीनों में 30 लाख से ज्यादा फोन कॉल सेना की खुफिया जानकारी निकालने के लिए की गई। खबर है कि इस मामले से जुड़ी चीन की 3 कंपनियों के कुछ लोग अब भी भारत में हैं, जिनकी तलाश की जा रही। करीब 11 लाख से ऊपर उसको पैसा उसमें इस एंड पे एक्यूज को अपने जो कस्टडी में उसको मिला है और भी ज़्यादा पैसा मिलने की चांसेस है। उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साथ में ये भी पता चला है कि इसमें जो ट्रैफिक देने वाली कंपनी है बेसिकली वो पॉपुलरली चाइनीज कंपनी इस तरह से उनको माना जाता है। छत्तीसगढ़ से लगातार हाथियों के मरने की खबरें आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में वहां फिर 2 हाथियों की मौत हो गई। बताया गया कि रायगढ़ में करंट लगने से एक हाथी की जान चली गई, जबकि धमतरी में हाथी के 2.5 साल के एक बच्चे की दलदल में फंसने से मौत हो गई, जिसके शव को कई गांव वाले दलदल से निकालते नजर आए। अंदाजा है कि रात को हाथियों के झुंड के साथ हाथी का बच्चा पानी पीने के लिए पास में एक बांध की तरफ गया होगा और इस बीच शायद वो दलदल में फंस गया। वहीं रायगढ़ में भी करीब 8 साल के एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि एक खेत में बोरवेल चलाने के लिए खुले में बिजली की तारें पड़ी थीं, जिनके संपर्क में आने से हाथी को करंट लग गया। 2 व्यक्ति जो उस जगह पे जिनके नाम से वायर कनेक्शन था, उनको अभी पकड़ा गया है।
लगातार हाथियों की मौत की खबरें सामने आने के बाद वन विभाग पर सवाल उठे तो छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर सामने आए और उन्होंने इस मामले में विभाग की लापरवाही नहीं मानी। वन विभाग को हर मामले में दोषी नहीं कहा जा सकता। प्रथम दृष्टिया ऐसा कोई लापरवाही नजर आती नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरे मामले में पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद और विस्तृत रूप से जानकारी दी जा सकेगी। सौगात की बात कि पिछले एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ में 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। सूरजपुर और बलरामपुर में जब 3 हाथियों के शव मिले थे तो काम में ढिलाई के आरोप में वन विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस बार हाथियों की मौत के मामले में वन विभाग ने वन अधिकारियों की लापरवाही की बात नकार दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर अपने परिवार को साथ नहीं ले जा पाएंगे। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे पर परिवार को साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे पहले सांस लेने में तकलीफ और बुखार की शिकायत के बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली के अलीपुर में डीएम दफ्तर में काम करने वाले 12 कर्मचारियों को कोरोना वायरस हो गया। इसके बाद पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। यूपी के मेरठ में रेत से भरा एक ट्रक पुल से नीचे गिर गया। ट्रक के गिरने से एक मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा ने बेंगलुरु में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए शंकर मठ में हुए एक यज्ञ में हिस्सा लिया। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमित पांडे। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली के वो अस्पताल जिनमें कोरोना मरीजों का इलाज होता है, उन अस्पतालों ने पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार शुरू कर दिया है। इनमें कुछ के परिवार वाले भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जबकि कुछ मरीजों के घर वाले नहीं आ पाए, जिसके बाद 36 शव ऐसे बचे हैं जिनका अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है। कल तक इनके अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। कल ही अमित शाह ने दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल एलएनजेपी का अचानक दौरा किया था। तो यानी अब ये सिलसिला शुरू हो गया अमित। हाँ जी बिल्कुल, पिछले कुछ ही दिनों से शिकायतें आ रही थी कि दिल्ली के अस्पतालों में जो लाशें हैं वो उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ रहा है। तो इस पर गृह मंत्री ने सख्त निर्देश दिया था, जिसके बाद अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 या 2 दिन में जितने भी जो पार्थिव शरीर रखे हैं, जो मॉर्चरी में रखे हैं, उनका नियमानुसार उनका अंतिम संस्कार होगा और उनका जो पूरी प्रक्रिया है सम्मान के साथ अपनाई जाएगी। शुक्रिया अमित आपका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए गए और इलाके में छिपकर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकी भाग न जाएं, इसके लिए चप्पे चप्पे पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जवानों को तैनात कर दिया गया। ड्रोन कैमरे की मदद से आतंकियों की सही लोकेशन पता करने की कोशिश की गई। थोड़ी देर बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तभी एक घर में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और फिर मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान जुबैर अहमद वानी, मुनीबुल इस्लाम उर्फ अली भाई और कामरान जहूर मनहास उर्फ अबू बकर के तौर पर हुई है, जिनमें जुबैर अहमद वानी हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर बताया जाता है। सौगात की एक बात है कि जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल ने अभियान चला रखा है। अकेले शोपियां जिले में ही जून महीने में अब तक 17 आतंकी मारे जा चुके हैं। खबर है कि इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बल के जवानों ने अब भी पूरे इलाके को घेर रखा है। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए आईआईटी कानपुर ने 10 सेकंड में सैनिटाइज करने वाला एक ऑटोमेटिक चेंबर बनाने का दावा किया है और लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बनाए गए इस चेंबर का नाम सैनी वॉक रखा गया है। खास बात यह कि इस चेंबर की मदद से खुद को सैनिटाइज करने के दौरान लोगों को किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि चेंबर के गेट पर लगे कैमरे की मदद से एक आदमी के शरीर के तापमान की जांच की गई। तापमान जांचने के बाद चेंबर का दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके बाद आदमी चेंबर के अंदर चला गया, जहां उस पर सैनिटाइज करने के लिए दवा का छिड़काव होना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद चेंबर के आगे की तरफ बना एक दूसरा दरवाजा खुल गया, जिससे आदमी बाहर निकल गया। हम लोगों ने कंप्लीटली ऑटोमेटिक नो ह्यूमन टच एक चेंबर विकसित किया है। ये चेंबर 4 स्टेजेस में काम करता है। ये किसी भी ऑफिस पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है। शेन वॉटसन ने सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग की तारीफ की।
ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी और महेंद्र सिंह धोनी पर बनी फिल्म में निभाए उनके अभिनय की तारीफ की। दिल्ली पुलिस ने जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के पास 5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम से पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली के मानसिंह रोड के ताज होटल को गंगाराम अस्पताल के साथ जोड़ दिया गया। इस होटल में कोरोना वायरस के मरीजों और डॉक्टरों के रहने का इंतजाम किया जाएगा। गुजरात के बनासकांठा में एक निजी स्कूल पर 10वीं क्लास के छात्रों को स्कूल बुलाने का आरोप लगा, जबकि राज्य सरकार ने अभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। बिहार के बांका में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार किया। गंगटी नदी को पार करने के लिए उस पर एक रास्ता बनाया गया था, लेकिन 2 दिनों तक हुई भारी बारिश में वो रास्ता बह गया। और जब आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं दिखा तो काम के लिए घरों से बाइक और साइकिल पर निकले लोग मजबूरन पैदल ही उफान मार रही नदी के बीच निकल पड़े। एक महिला तो अपने बच्चों के साथ खतरनाक रास्ता पार करती दिखी। बताया गया कि नदी पर पुल बनाने का काम चल रहा था, इसलिए तब तक नदी पार करने के लिए एक रास्ता बनाया गया था, लेकिन वो रास्ता ही तेज बारिश में बह गया। सौभाग्य की बात है कि बिहार में मानसून की पहली ही बारिश आफत बन गई। बताया गया कि बांका में महीनों के इंतजार के बाद भी नदी पर पुल बना ही नहीं और इस बीच उस पर बनाया गया रास्ता भी बारिश में बह गया, जिसके बाद लोगों को तेज बहाव के बीच नदी पार करने का खतरा उठाना पड़ा। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले एक दफ्तर को धमाके से उड़ा दिया। पिछले कई दिन से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन उत्तर कोरिया ने सीमा के करीब मौजूद एक दफ्तर को ही उड़ा दिया। इमारत को विस्फोटकों की मदद से गिराने का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वहां जोरदार धमाका होता नजर आया। कुछ ही सेकंड में आसपास का इलाका धूल और धुएं के गुबार में ढक गया। धमाके के काफी देर बाद भी वहां से धुआं उठता रहा। इस दफ्तर का दोनों देशों के बीच होने वाली बैठकों में इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। सौभाग्य की एक बात है कि 2018 में दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद यह दफ्तर बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन इसे उड़ाने के बाद अब दोनों देशों के बीच बातचीत के सभी रास्ते भी बंद हो गए। यही नहीं, उनके बीच पहले से जारी तनाव और भी गहरा गया। कांग्रेस की उद्धव सरकार से नाराजगी की खबरों पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए तंज कसा। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में अनबन की अटकलें हैं, क्योंकि खबरें हैं कि कांग्रेस कई बातों पर उद्धव ठाकरे से नाराज है, जिनका जिक्र करते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि कांग्रेस एक पुरानी खटिया जैसी जिसे बार बार आवाज आती। सामना में शिवसेना ने कांग्रेस के 2 नेताओं बाला साहब थोराट और अशोक चव्हाण का जिक्र किया और उन पर निशाना साधा। इससे पहले खबर थी कि कांग्रेस राज्य सरकार की अहम बैठकों में नहीं बुलाए जाने से नाराज है, जिसके बाद खबर आई कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच विधान परिषद की 12 सीटों पर मतभेद है, क्योंकि कांग्रेस बराबर की हिस्सेदारी चाहती है जबकि शिवसेना उसे कम सीटें देना चाहती है। और इसी बात का जवाब देते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सामना में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और एनसीपी की तारीफ की, जिसके बाद कांग्रेस ने शिवसेना को जवाब दिया। आज ही आया है अग्रलेख और पूरी मालूमात ली नहीं और उन्होंने अग्रलेख लिखा है। इस मामले में बाला साहब थोराट ने भले ही नपातुला बयान दिया, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के तेज तर्रार नेता संजय निरुपम ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रारंभ से ही मैं कह रहा था कि शिवसेना के अंदर एक चारित्रिक दोष है। इस दोष को देखते हुए आप बहुत ज्यादा इनके साथ रिश्ता नहीं रख सकते। आज हालात ये हैं कि शिवसेना ने लगभग तय कर रखा है कि जितना ज्यादा हो कांग्रेस को अपमानित किया जाए, कांग्रेस को कमजोर किया जाए। हालांकि सामना में यह लेख लिखने वाले संजय राउत ने शिवसेना और कांग्रेस के बीच मतभेद की बात को नकारा और सामना की भाषा शैली का हवाला देकर विवाद को गलत ठहराया। ये कांग्रेस पर कहां तंज लिखा, आप पढ़ लीजिए। कांग्रेस पर तंज करने की कोई बात ही नहीं है। ये एक सामना की लिखने की अपनी एक शैली है। असम के गुवाहाटी में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 2 रोबोट बनाए गए। बताया गया कि ये दोनों रोबोट कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनका वहां के एक रेस्टोरेंट में परीक्षण भी किया गया। इन रोबोट को डुबोरी और काकोली नाम दिया गया। डुबोरी नाम के रोबोट को महिला की शक्ल दी गई है, जिसकी मदद से खाने पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी चीजें कोरोना मरीजों तक पहुंचाई जा सकती हैं। रोबोट को भेज देगा जाकर के वहाँ, और जो नर्स का जो एक्टिविटीज है वो कर सकता है, पेशेंट को देखभाल कर सकता है। ट्रॉली की तरह दिखने वाले काकोली नाम के दूसरे रोबोट के अगले हिस्से में एक कैमरा और स्क्रीन लगी है,
जिससे डॉक्टर कहीं से भी कोरोना मरीजों से बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनके इस्तेमाल से डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना मरीजों के पास जाने से भी बच सकते हैं। परीक्षण के बाद इन दोनों रोबोट को जल्द ही अस्पताल को सौंपने की तैयारी है। सौभाग्य की बात यह कि अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की मदद के लिए ये रोबोट बनाए गए हैं। दावा है कि इनकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर मरीजों के संपर्क में कम आएंगे, जिससे वो सुरक्षित भी रह सकें। कोरोना महामारी को खत्म करने की मन्नत पूरी करने के लिए गुजरात के सूरत में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां तापी नदी को ठंडा रख रहे हैं। इसके लिए पिछले एक हफ्ते से रोजाना नदी में 500 किलो बर्फ डाली जा रही है। कुछ लोग सामान ढोने वाले ऑटो में बर्फ की सिल्लियां लेकर नदी पर बने पुल पर पहुंचे और उसमें बर्फ फेंकते नजर आए। अब तक सूरत में कोरोना से 100 लोगों की मौत हो चुकी है और रोजाना वहां 50 से 70 मामले सामने आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि तापी नदी के गुस्से की वजह से ही शहर में लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए नदी के गुस्से को शांत करने के लिए उसमें बर्फ डालने का फैसला लिया गया। दिल्ली हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए नई अदालतें बनाई गई। दिल्ली में हुई हिंसा के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 4 नई अदालतें बनाई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कई गांव के लोगों ने वहां कोयला खनन होने से इलाके की जमीन धंसने का दावा किया। लोगों का कहना है कि इससे कई घरों को नुकसान पहुंच रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली में जगह जगह हफ्ते हफ्ते में लगने वाले बाजारों पर 2 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया। अनलॉक 1 में कई चीजों को खोलने की इजाजत मिल गई, लेकिन ये बाजार अब भी बंद हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सांसद हरिभाऊ जावले की कोरोना वायरस से मौत हो गई। केरल के कोच्चि में एक बैंक में लगे कांच के दरवाजे से टकराकर एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को रोक पाने में दोनों सरकारें नाकाम रहीं। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में धरना दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी हाथों में पोस्टर लिए 5 लोग धरने पर बैठे दिखे। इनमें प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी नजर आए, जिनकी अगुवाई में दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस के पोस्टरों पर कोरोना की बढ़ती रफ्तार, फेल हुई दिल्ली सरकार जैसे नारे लिखे दिखे। कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर कोरोना के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। संजय सिंह सर्वदलीय बैठक में अमित शाह की तारीफ करते हैं और अमित शाह आकर के दिल्ली सरकार की तारीफ करते हैं। एक दूसरे की गलतियों को तारीफों से छुपाया जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि दिल्ली में 1000 जगहों पर इसी तरह धरना दिया गया। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को घेरने की कोशिश की। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं संदीप बोल। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर है कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं। पहले यह खबर सामने आई थी कि सेना का एक अधिकारी और 2 जवान उस झड़प में शहीद हुए, लेकिन अब पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि 10 जवान उस झड़प में शहीद हुए हैं। 10 संदीप, देखिए नंबर बढ़ सकते हैं। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, नंबर 10 से ज्यादा हो सकते हैं। सुबह से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सेना की तरफ से बहुत संभल कर जो है बयान जारी किया गया, जिसमें कि उन्होंने एक अफसर और जवान के मारे जाने की खबर बताई। लेकिन धीरे धीरे जो है अब जो खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है इसकी नहीं दी जा रही है। सेना की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जो है कैजुअलिटी हो सकती है। तो अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय सेना की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन वहाँ स्थितियां कल रात बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जो इस तरीके की स्थितियां हुई। बताया जा रहा है कि पत्थर, डंडे, रॉड तक का इस्तेमाल किया गया जब झड़प हुई थी, और उसमें जो है हमारे काफी सारे सैनिक जो है घायल हुए थे, जिनको बाद में जब उनका इलाज के लिए ले जाया गया तो उनमें से काफी सारे लोग जो है वो जो है नहीं बचे। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। एजेंसी 10 भले ही बता रही हो, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और अभी इंतजार करना होगा कि भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर कब जो है इस बात को माना जाएगा कि जो कैजुअलिटी हुई है वो 3 नहीं बल्कि ज्यादा है इससे। और अभी की स्थिति पर क्या पता चल रहा है? देखिए अभी जैसे कहा जा रहा था कि बातचीत जो है उस लेवल पे चल रही है, लेकिन आपको पीछे याद होगा
थोड़ी देर पहले ही जो है एक स्टेटमेंट जो है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से ये बात कही थी कि भारत ने एक बार फिर से जो है जो LAC जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, क्योंकि अभी जो है बहुत सी खबरें जो है बड़ी अपुष्ट खबरें आ रही हैं जब तक सेना की तरफ से नहीं कहा जाता, क्योंकि अभी फिलहाल एक मुलाकात जो है पीएम रेजिडेंस पे चल रही थी, वो अभी खत्म हुई है। सुबह से लेके अब तक जो है लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। 2 बार रक्षा मंत्री ने खुद जो है सेना के अधिकारियों से बातचीत की, उसके बाद पीएम को लगातार जो है ये ब्रीफ किया जा रहा है। शाम होते ही जो है गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तीनों जो है पीएम आवास पर गए और वहां पे अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि बैठक खत्म हुई है। तो अभी सिचुएशन जो है काफी जो है बहुत सही नहीं है। और किशोर, ये सिर्फ गलवान का एरिया नहीं है, अगर गलवान में सिचुएशन खराब होती है तो इसका असर पूरे LAC पे पड़ेगा, जो कि 4000 किलोमीटर के आसपास है। और ऐसे में सरकार तब तक चीजें बहुत ज्यादा तरीके से सामने आके नहीं कह रही, क्योंकि उनको पूरी सिचुएशन जो है मॉनिटर करनी है और इसीलिए पीएम लगातार जो है पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि जो मरने वालों की संख्या जो सुबह आर्मी की तरफ से बताया गया था स्टेटमेंट में 3 है, वो 3 नहीं 3 से ज्यादा है। शुक्रिया संदीप आपका। फ्रांस के शहर दिजॉन में रह रहे रूसी फेडरेशन के चेचनिया शरणार्थियों और अफ्रीकी मूल के लोगों के गुटों के बीच हिंसक झड़प पर काबू पाने के लिए वहां भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। दिजॉन शहर 4 दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा और हालात वहां इतने ज्यादा बिगड़ गए कि दंगा विरोधी पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन इससे पहले बदमाशों ने सड़कों पर ऐसा उत्पात मचाया कि शहर के लोग दहशत में आ गए। मुंह ढके चेचनिया गैंग के सैकड़ों लोग AK-47, पिस्तौल, बेसबॉल बैट और कुल्हाड़ी लेकर सड़कों पर उतर आए और हवा में फायरिंग करते दिखे। हिंसा के एक वीडियो में तो एक गाड़ी तेजी से आती नजर आई और सड़क पर एक डिवाइडर से टकराकर वो पलटकर कुछ मीटर दूर जा गिरी। हमलावर गाड़ी के पीछे भागे और उन्होंने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। शहर में जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। बताया गया कि हिंसा करने वालों में फ्रांस के अलग अलग इलाकों के ही लोग नहीं थे, बल्कि बेल्जियम और जर्मनी जैसे उसके पड़ोसी देशों से भी कई लोग आए थे। सौभाग्य की बात है कि फ्रांस के दिजॉन में हिंसा तब भड़की जब 10 जून को वहां रह रहे चेचनिया के एक 16 साल के लड़के के साथ ड्रग डीलरों ने मारपीट की। हमले का बदला लेने के लिए चेचनिया के शरणार्थी सड़कों पर उतर आए और मामला गैंग वॉर में बदल गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बाड़ा हिंदूराव अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयार हो चुका है। दिल्ली सरकार ने इस अस्पताल के कोविड अस्पताल में बदलने का ऐलान 2 दिन पहले ही किया था। बाड़ा हिंदूराव अस्पताल दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल है और जैसे ही इस अस्पताल को सिर्फ कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बदलने का फैसला हुआ, अस्पताल में कई बदलाव होते दिखे। इस वक्त हम हिंदूराव अस्पताल में ही मौजूद हैं। ये जहां हम मौजूद हैं ये आम दिनों में कैजुअलिटी वार्ड था, अब इसे कोविड कैजुअलिटी वार्ड कर दिया गया है। इस अस्पताल को केवल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सौंपे जाने के बाद हलचल तेज हो गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश तैयारियों पर नजर रखने अस्पताल पहुंच गए। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने सैंपल कलेक्शन सेंटर और वार्डों की तैयारियों को खुद देखा। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से उनकी जरूरतों को लेकर बातचीत भी की। 800 से ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पताल में फिलहाल करीब 300 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए तैयार हैं। 832 के करीब टोटल बेड है, लेकिन शुरुआत में हम 200 से 300 बेड कोविड के लिए करेंगे। जब उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, फिर उसको हम बढ़ाएंगे। कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल में कुछ और बदलाव की जरूरत भी महसूस की गई। बताया गया कि नगर निगम इन कमियों को दूर करने में जुट गया है। सौभाग्य की बात है कि बाड़ा हिंदूराव अस्पताल कुछ दिनों पहले तक संसाधनों की कमी और डॉक्टरों को वेतन नहीं मिलने की वजह से चर्चा में था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के नेताओं से मिलकर काम करने की अपील की। बताया जा रहा है कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए हिंदूराव अस्पताल की तैयारी इसी का नतीजा है। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कें नदियों में तब्दील हो। सड़क पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक जाम भी लग गया। भारी बारिश के बाद पानी बढ़ने से नांदूर मध्यमेश्वर बांध से भी सैकड़ों क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ।
सेंसेक्स 376 अंक ऊपर 33,605 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 100 अंक की बढ़त के साथ 9,914 पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज बीमा के दायरे में नहीं आने का मुद्दा उठाया गया। इस पर कोर्ट ने केंद्र और दूसरे पक्षों को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। दिल्ली हिंसा मामले में एसआईटी ने कड़कड़डुमा कोर्ट में 39 आरोपियों के खिलाफ 7 चार्जशीट दाखिल कर दी। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने साफ किया कि अगर टी20 विश्व कप इस साल टला तो वो इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए अगले साल का भी इंतजार करेंगे। हफीज ने आलोचकों को जवाब दिया कि वो किसी के कहने पर संन्यास नहीं लेंगे। पिछले दिनों रमीज राजा ने मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को संन्यास की सलाह दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 3 हफ्ते में जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली मजदूरी की रकम बढ़ाने का निर्देश दिया। केरल के कोच्चि में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक बैंक में लगे कांच के दरवाजे से टकराने के बाद एक महिला की मौत हो गई। बैंक के अंदर हुए इस दर्दनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला दौड़ते हुए बैंक से बाहर निकलने की कोशिश में वहां लगे कांच के दरवाजे से टकराती दिखाई दी, जिसकी वजह से कांच के टुकड़े महिला के सिर और पेट में धंस गए। अगले ही पल महिला उठी और पेट को पकड़कर दरवाजे से हटकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में महिला के शरीर से खून निकलने लगा। इस बीच कांच टूटने की आवाज सुनकर बैंक के अंदर मौजूद कई लोग वहां पहुंच गए। बाद में बुरी तरह से घायल महिला को कुछ लोगों ने सहारा देकर एक कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान कुछ महिलाएं कपड़े की मदद से खून को रोकने की कोशिश करती नजर आईं। थोड़ी देर बाद उस महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान बीना जीजू पॉल के तौर पर हुई,